नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड की हमारे जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जो हमारी परीक्षा वाणी है उसको हम जो चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी वहाँ से कुछ भी ऐसा छूटे ना कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हमारा एक चैप्टर जो इससे पहला यानी चैप्टर 2 है, जिसमें हमने उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में जाना था, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो इससे पहले अगर आप उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे जो उत्तराखंड के इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है, केवल उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा वाणी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको देखेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास की हम बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हमारे भारत के इतिहास को या इतिहास को हम 3 भागों में देखते हैं, तो उसी प्रकार हम उत्तराखंड के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। यानी इतिहास का वह कालखंड जिसमें या जिसकी जानकारी हमें ना के बराबर प्राप्त है, यानी बहुत कम जानकारी हमें प्राप्त है और मानव क्या है पूरी तरह उसमें असभ्य रहता है, और उस कालखंड का कोई हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। वही काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी मानव पूरी तरह असभ्य है तो साहित्यिक स्रोत प्राप्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे पता चला हमें प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसा था। तो यहाँ पर हमें इसकी जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें पाषाण उपकरण, यानी जो पाषाण के उन्होंने उपकरण प्रयोग किए वहाँ से। दूसरा गुफाओं से जहाँ पे वो रहें, शैल चित्र उनके द्वारा जो गुफाओं में या पत्थरों पर जो चित्र उकेरे गए उनसे जानकारी। उनके कंकाल, यानी उनके जो कंकाल हमें प्राप्त होते हैं। मृदभांड, उनके द्वारा बनाए गए जो मिट्टी के बर्तन होते थे, या धातु उपकरण। तो इन सभी से हमें प्रागैतिहासिक काल की जो मानव है उसके जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है? यानी इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव क्या हो गया, पहले असभ्य रहता है प्रागैतिहासिक काल में, फिर सभ्य हो जाता है। वो फैमिली में रहना स्टार्ट कर देता है, कृषि का प्रारंभ हो जाता है, यानी फिर उसे यानी वो जो पढ़ना लिखना सीख जाता है। जब पढ़ना लिखना सीख गया और दूसरा उसने जो मानव के कार्यों को लेखबद्ध करना प्रारंभ कर दिया, तो इस कालखंड को ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इस काल की जानकारी हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, यानी दोनों इस काल की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव पूरी तरह से सभ्य हो चुका है। और इसमें हमें क्या है कि दोनों साहित्यिक भी और पुरातत्व की भी पूरी जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती हैं। और इस कालखंड को भी, ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल। तो आज के इस वीडियो में हम केवल प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल है उसके संबंध में हमें यहाँ से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है और किस किस की जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव निवास की पुष्टि होती है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उस समय यहाँ पर मानव रहता था।
और ये पुष्टि होती है पाषाण उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड और धातु उपकरणों से। यानी ये इन सब चीज़ों से यहाँ पर ये पुष्टि होती है कि यहाँ का जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर मानव उस समय मौजूद था। तो जो मानव निवास की पुष्टि है, तो इसमें कुछ हमें प्रमुख शैलचित्र प्राप्त होते हैं और गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रमुख गुफा है उसका नाम है लाखो गुफा या लाखो उड़ियार। इसको गुफा या उड़ियार एक ही चीज़ होती है। तो इसमें जो लाखो गुफा है इसकी खोज होती है 1968 में। इसकी खोज की जाती है 1968 में MP जोशी द्वारा की जाती है और यह स्थित है अल्मोड़ा के बाड़छेना के पास सुयाल नदी के तट पर। यानी यह अल्मोड़ा के बाड़ाछेना के पास सुयाल जो नदी है उसके तट पर यह स्थित है लाखो गुफा। और इससे प्राप्त चित्रों की बात करें तो मानव और पशुओं का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। यानी जितने भी हमें शैलचित्र प्राप्त होते हैं वहाँ पे मानव तो कॉमन रहेगा, मानव के चित्र हमें हर जगह से प्राप्त होते हैं। और इसके अगर चित्रणों की हम बात करें तो मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया है और इसके साथ ही विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण भी किया गया है और इसके साथ उनको चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। यानी लाखो गुफा में इसकी खोज 1968 में MP जोशी द्वारा की गई। अल्मोड़ा के बाड़ाछेना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। मानव और पशुओं के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं जो मुख्य हैं। और चित्रण की हम बात करें तो मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य या विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है और साथ में ही चित्रों को क्या किया गया है, रंगों से भी सजाया गया है। यानी उन पर रंग भी लगाए गए हैं। इसके बाद दूसरी जो प्रमुख गुफा या उड़ियार है यह है ग्वारखा गुफा और ये स्थित है चमोली में। और ये चमोली में स्थित है अलकनंदा नदी के डुंगरी गांव के पास। यानी अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव है, उसके पास स्थित है ये ग्वारखा गुफा या ग्वारखा उड़ियार। और इसको रंगीन चित्रों से चित्रित किया गया है और इसमें मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यानी इसमें मानव तो कॉमन है, मानव के चित्र हर जगह से, हर स्थान से प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि ये जो लाखो गुफा से ये चित्र अधिक चटकदार है। यानी ये बाद के हैं और उससे ज़्यादा अधिक चटकदार दिखाई पड़ते हैं ग्वारखा गुफा के। और कलाकृति की दृष्टि से भी लाखो गुफा से इनको सुंदर माना जाता है। इसके बाद है किमनी गांव। ये किमनी गांव भी चमोली में स्थित है। ये चमोली के थराली के पास स्थित है। और यहाँ से चित्रण की बात करें तो हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार हमें यहाँ प्राप्त होते हैं और इसके साथ पशुओं के शैलचित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी किमनी गांव चमोली में स्थित है, थराली के पास। और यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के, यानी सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार या सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये हो जाएगा किमनी गांव चमोली में। और यहाँ से पशुओं के शैलचित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मलारी गांव और ये मलारी गांव है चमोली ज़िले के उत्तरी सीमा पर स्थित मलारी गांव है। और इसमें जो शोध किया था वो जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा 2002 में यहाँ पर शोध कार्य किया गया था, जहाँ से हमें नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और एक 5.2 kg का सोने का एक मुखावरण भी मिला है। तो ये मलारी जो गांव है ये हमारे ऐतिहासिक काल में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बाद आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और एक 5.2 kg का सोने का एक मुखौटा हमें मिला है। तो ये शोध किया था यहाँ पर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2002 में और ये भी चमोली में स्थित है। और यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन व नरकंकाल की समानता है वो स्वात घाटी, यानी पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है उसके समान बताई जाती हैं, जिनका टाइम पीरियड 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व से 6वीं ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
यानी यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन मृदभांड हैं, नरकंकाल है, वो प्राप्त हुए हैं तो उनकी समानता की जाती है स्वात घाटी, यानी जो वहाँ के मानव रहे होंगे तो उनके समान यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनके नरकंकाल है, तो लगभग उनसे मिलते जुलते हैं। इसके बाद है लोयताब गुफा, और लोयताब गुफा भी है अल्मोड़ा में स्थित, और इस शैल चित्र में मानव का शिकार करते हुए, यानी मानव द्वारा शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और इस चित्रों का जो रंग है वह लाल है, इसके लिए लोयथाप नाम दिया गया है। लोय का मतलब, अगर हम गढ़वाली भाषा की बात करें तो लोय का मतलब होता है खून, और इसीलिए जो ये चित्र है ये गहरे लाल रंग के हैं, तो इसीलिए इसका नाम लोयथाप रखा गया है। और ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है यह। इसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वह है हुडली, और इसको हुडोली भी कहा जाता है, वर्तमान नाम यहाँ पर हुडोली है। तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, और यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हुडली या हुडोली नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जो कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है, हुडली या हुडोली। इसके बाद नेक्स्ट है पेटसाल। पेटसाल गांव स्थित है अल्मोड़ा में, और पेटसाल व पूनाकोट के बीच का एक स्थान है कफरकोट। यहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं जिनमें मानव आकृतियाँ शामिल है, यानी मानव आकृतियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और यहाँ से ध्यान रखने योग्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पेटसाल से हमें जो शैल चित्र मिले हैं वो कत्थई रंग से रंगे गए हैं, यानी कत्थई रंग से बने हुए शैल चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं पेटसाल से, और नीले रंग के होते हैं हमें उत्तरकाशी से, हुडली या हुडोली नामक स्थान से। इसके बाद नेक्स्ट स्थल है हमारा फलसीमा, और ये फलसीमा स्थित है अल्मोड़ा में ही, और फलसीमा से हमें योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे 2 गुफाएं हैं जहाँ से एक से शैल चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन एक से नहीं प्राप्त होते हैं। अब देखो, गुफाएं तो बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं कि हर गुफा में हमें या हर उद्यान में हमें शैल चित्र प्राप्त हों, क्योंकि देखो हर जगह जो आदि मानव वो रह रहा है, तो उसमें सारे मानव ऐसे थोड़ी होंगे कि वो सभी चित्र बनाएंगे। तो कुछ उसमें जो मानव रहते हैं वो कला के प्रति रुचि दिखाते हैं और वही शैल चित्रों को उकेरते हैं। तो यहाँ पर फल सीमा से हमें योग और नृत्य मुद्रा वाली आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद है रामगंगा घाटी, और ये रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में ही यहाँ से हमें पाषाणकालीन शवागार प्राप्त होते हैं, और उसके अलावा यहाँ कप मार्क्स भी प्राप्त होते हैं, यानी ओखली प्रकार के जो गड्ढे होते हैं उनको कप मार्क्स कहा जाता है, और ये भी हमें रामगंगा घाटी के आसपास प्राप्त होते हैं। इसके बाद है बनकोट, और ये बनकोट है पिथौरागढ़ में स्थित, और यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं 8 ताम्र मानव कृतियाँ। यानी जो तांबे की बनी हुई 8 मानव कृतियाँ प्राप्त होती हैं, ये होती हैं बनकोट के पिथौरागढ़ क्षेत्र से। इसके अलावा गढ़वाल में और भी कई जगहों से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, यानी जो मिट्टी के बने हुए जिनमें चित्रण भी किया गया है मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं गढ़वाल के विभिन्न स्थानों से। तो इसके बाद फिर हमारा अद्वैतस्य काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो लेक्चर में तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया। तो इस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अद्वैतस्य काल के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।